कहानी है शिवानी घाट का आखिरी सवारी। भोपाल की हल्की ठंडी रात, समय करीब 1:30 का था। शहर धीरे धीरे सो चुका था, मगर शहर के कुछ हिस्सों में अभी भी जीवन की झलक थी, जैसे हॉस्पिटल, कुछ 24 घंटे खुले होटल और फूड डिलीवरी वाले। 26 वर्षीय अमित चौधरी, जो पेशे से एक फूड डिलीवरी बॉय था, बाइक पर तेजी से चल रहा था। उसने अपनी आखिरी डिलीवरी पुराने भोपाल में दी थी और अब अपने घर मिसरोद की ओर लौट रहा था। वो थका हुआ था, लेकिन सुकून इस बात का था कि शिफ्ट खत्म हो गई थी। अमित ने अपने पुराने हेलमेट के नीचे से आसमान की तरफ देखा। चांद कुछ बादलों से ढका हुआ था और सड़क पर हल्की नीली रोशनी थी। रास्ता लगभग सुनसान था। वो शिवानी घाट वाली साइड रोड से होकर जा रहा था, क्योंकि वो मुख्य रास्ते से छोटा और कम ट्रैफिक वाला था। लेकिन उसे क्या पता था कि ये शॉर्टकट उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा भूल साबित होगा। शिवानी घाट रोड के उस ब्रिज पर पहुंचते ही उसे हल्का अजीब सा एहसास हुआ। रोड खाली था, मगर हवा में एक अनजानी सी घुटन थी। और तभी बाइक के हेडलाइट्स के आगे अचानक एक सफेद आकृति आई। एक औरत, सफेद साड़ी में, सिर नीचे झुका हुआ, बाल खुले हुए और चेहरा पूरी तरह से छाया में। अमित ने घबराकर ब्रेक मारा। भैया, थोड़ी लिफ्ट मिल सकती है? मुझे बस आगे बस स्टैंड तक जाना है। औरत की आवाज में दर्द था और हल्की थरथराहट। अमित थोड़ी देर तक सोचता रहा। रात का वक्त है, औरत अकेली है, सुनसान इलाका है, शायद वाकई मुसीबत में है। उसने सिर हिलाया। बैठ जाइए। औरत बाइक पर पीछे बैठ गई। हल्की सी ठंडी हवा अमित के गर्दन के पास महसूस हुई, लेकिन उसने सोचा शायद रात की हवा होगी। बाइक फिर चलने लगी। लेकिन अमित नहीं जानता था कि अब उसके पीछे कोई इंसान नहीं बैठा था। अमित की बाइक अब शिवानी घाट के ब्रिज से आगे बढ़ चुकी थी। रात की खामोशी में सिर्फ इंजन की आवाज और टायरों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। सड़क के दोनों ओर फैली झाड़ियां अंधेरे में भूतों जैसी लग रही थी। कोई हरकत नहीं, कोई रोशनी नहीं, दूर दूर तक कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। पीछे बैठी औरत एकदम चुप थी। न उसने कोई रास्ता बताया, न ही कुछ बोला। अमित ने कुछ सेकंड बाद हल्के हंसते हुए पूछा, दीदी, कहाँ जाना है आपको? बस स्टैंड है ना? कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर पूछा, थोड़ा जोर से, दीदी, सब ठीक है? औरत अब भी चुप। अमित ने रियरव्यू मिरर में देखने की कोशिश की, लेकिन धुंधली रोशनी और बालों की वजह से चेहरा नहीं दिखा। उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। शायद डरी हुई हैं, उसने खुद को समझाया। लेकिन उसका शरीर अब धीरे धीरे ठंडा महसूस करने लगा था। एक अजीब ठंडक उसकी पीठ से होकर रीढ़ तक जा रही थी। इसी बीच सामने से एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया। ट्रक वाले ने अचानक जोर से हॉर्न बजाया। पा! अमित चौंक गया। बाइक थोड़ी डगमगाई। ट्रक वाले ने उसे पास से निकालते हुए हाथ से इशारा किया, जैसे कुछ समझाना चाह रहा हो। लेकिन अमित को कुछ समझ नहीं आया। बस एक नज़र में इतना लगा कि ट्रक ड्राइवर के चेहरे पर गहरी घबराहट और चेतावनी थी। उसने सोचा कहीं पीछे बैठी महिला को देखा तो घबरा गया होगा शायद। कुछ ही मिनटों में एक और ट्रक सामने से आया। इस बार भी वही कहानी, हॉर्न, घबराया चेहरा और हाथों से कुछ इशारे। अब अमित के माथे पर पसीना आ गया। उसकी समझ से बाहर था कि ये सब ड्राइवर क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसने एक बार फिर रियरव्यू मिरर देखा, लेकिन इस बार औरत का चेहरा थोड़ा ऊपर उठा हुआ था। आधी झलक, गाल पर गहरे कट का निशान, होंठ पर काले पड़ चुके सूखते खून के निशान, आंखें बिना पलक झपकाए सीधे बाइक के पीछे की लाइट में घूरती हुई। अमित का हलक सूख गया। उसने झटके से चेहरा मोड़ा, लेकिन खुद को शांत रखते हुए बाइक चलाता रहा। बस थोड़ी ही दूरी बची है, शायद वो सच में डरी हुई है, बस थोड़ा और। लेकिन तभी बाइक के हैंडल में हल्की खिंचाव हुआ, जैसे कोई पीछे से पकड़कर खींच रहा हो। अमित ने डरते हुए पीछे देखा, लेकिन औरत वैसे ही बैठी थी, हाथ अपनी गोदी में,
सिर फिर से झुका हुआ। उसने एक गहरी सांस ली और बाइक की स्पीड बढ़ा दी। लेकिन रात, शिवानी घाट और पीछे बैठी उस अजनबी औरत की कहानी अभी शुरू हुई थी। बाइक की रफ्तार अब बढ़ चुकी थी। अमित की आंखें सड़क पर थीं, लेकिन दिमाग पीछे बैठी उस चुप औरत के खौफ से भरा हुआ था। हर पल उसे लग रहा था कि कुछ गलत है, पर उसकी जबान और दिमाग जैसे सुन्न हो चुके थे। रास्ते में कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने पर सामने से एक तीसरा ट्रक आया। इस बार ट्रक वाला अचानक तेज हॉर्न बजाकर सामने अपनी हेडलाइट्स को बार-बार फुल और लो बीम में कर रहा था। ट्रक अमित के बाइक के पास से निकला तो ड्राइवर ने खिड़की से सर निकालकर चिल्लाया, ओए भाई, पीछे मत बिठा, उतर जा वहां से। लेकिन अमित को उसकी बात धुंधली सी सुनाई दी, जैसे कोई पानी के नीचे से बोल रहा हो। आवाज तो आ रही थी, लेकिन शब्द पूरी तरह घुल चुके थे। उसके कानों में एक धीमी फुसफुसाहट गूंज रही थी, अभी तो तूने मदद की है, मजा तो अब आएगा। अमित ने दिमाग झटका, क्या बकवास है ये? मैं तो अकेला हूं, किसी ने कुछ बोला क्या? वो डर और भ्रम की स्थिति में बाइक चला ही रहा था कि एक गड्ढे से टकराकर बाइक थोड़ा डगमगाई। पीछे बैठी महिला का हाथ उसकी कमर पर टिका हुआ था। अचानक वो पकड़ कसने लगा, ना ज्यादा जोर से ना हल्का, बस धीरे धीरे, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को जकड़ रहा हो। अमित ने डरते हुए पूछा, दीदी सब ठीक है? जवाब नहीं आया। दीदी, आपकी पकड़ बहुत टाइट हो गई है, आप ठीक है ना? इस बार थोड़ा जोर से बोला, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं। फिर उसकी पीठ पर किसी की सांस की गर्मी महसूस हुई, लेकिन ये सांस गर्म नहीं, बर्फ जैसी ठंडी थी। और फिर एक अजीब सी फुसफुसाहट, तूने मुझे उठाया, अब छोड़ नहीं पाएगा। अमित ने झटके से ब्रेक लगाया, बाइक रुक गई। उसने एक झटके में मुड़कर पीछे देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था, बिल्कुल कोई नहीं। पीछे की सीट खाली। क्या? मैंने अभी तो कुछ मिनट पहले ही उसे पीछे बिठाया था, वो कहाँ चली गई? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा शायद वो गिर गई हो। दीदी, दीदी कहाँ हो? वो चिल्लाया, लेकिन जवाब में सिर्फ एक गूंजती हुई आवाज मिली, यहीं हूं। वो आवाज बाइक के टैंक से आई, जैसे कोई उसके नीचे बैठा हो। अमित ने घबराकर बाइक से छलांग लगाई और दूर जा गिरा। बाइक की हेडलाइट अब खुद ब खुद बंद हो गई। चारों ओर अंधेरा। अमित अब सांस सांस के लिए हाँफ रहा था। कहीं उसने जिस औरत की मदद की थी, वो मदद मांगने वाली नहीं, मौत लाने वाली थी। अमित जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। अंधेरे में उसके चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था, न कोई ट्रक, न कोई गाड़ी, और अब तो उसकी बाइक भी अचानक बंद हो चुकी थी। माथे पर पसीने की धारें और दिल की धड़कनें किसी भयंकर ड्रम की तरह बज रही थीं। उसने डरते हुए बाइक की ओर देखा, बिल्कुल स्थिर, मगर उसकी सीट पर अभी भी किसी की परछाई सी बैठी दिखाई दे रही थी। एक हल्की सी सरसराहट, जैसे कोई साड़ी खींच रहा हो। और फिर धप धप धप, किसी के पैरों की आवाज आई, बिना चप्पल के नंगे पांव, कीचड़ में चलते हुए। अमित अब अपनी जगह से धीरे धीरे रेंगता हुआ दूर जा रहा था। कौन है? दिखाओ खुद को। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन जवाब में वही आवाज, तूने रास्ता दिया, अब ये रास्ता तेरा आखिरी होगा। हवा अचानक तेज हो गई, झाड़ियों से पत्ते टूटने लगे। बाइक की हेडलाइट एक झटके से फिर जल गई, लेकिन अब उसका प्रकाश सामने शिवानी घाट की ओर मुड़ गया था। शिवानी घाट, वो जगह जो अब वीरान पड़ी थी, जहां कभी मुर्दों का अंतिम संस्कार हुआ करता था। बातों में कहा जाता था कि इस घाट पर एक विधवा स्त्री ने आत्मदाह किया था, क्योंकि उसके पति की लाश को समाज ने हाथ तक न लगाया। उसी दिन के बाद से वो घाट अभिशप्त मान लिया गया था। अब अमित को समझ आने लगा था कि जो औरत उसकी बाइक पर बैठी थी, शायद वो उसी की आत्मा थी। लेकिन अभी बहुत देर नहीं हुई थी। अमित ने हिम्मत करके उठने की कोशिश की। पैर कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को घसीटते हुए उठाया। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, ये सब मेरा वहम है, बस कोई प्रैंक है शायद। पर तभी घाट की दिशा से एक अग्नि की लपट उठी, बिना किसी लकड़ी, बिना किसी तेल के।
उस अग्नि में एक आकृति दिखाई दी। एक स्त्री, सफेद साड़ी में लिपटी, आधा चेहरा जला हुआ और होंठ खून से लथपथ। वो घाट से उसकी ओर देखने लगी, बिना पलक झपकाए। अमित वहीं जम गया। उसके पैरों में जान नहीं बची थी, शरीर थरथराने लगा था। वो महिला धीरे धीरे चलती हुई घाट से बाहर आ रही थी, सीधा अमित की ओर। तूने मुझे देखा है, अब तू मुझे भूल नहीं पाएगा। अमित अब पूरी ताकत से उल्टा भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जमीन पर कीचड़, पत्थर और डर ने उसे जकड़ रखा था। और वो औरत हर कदम पास आ रही थी। धप धप धप। हर कदम के साथ एक अजीब सी आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, जैसे किसी ने रोते हुए कहा हो, मेरे पति को जलाया नहीं, अब मैं सबको जलाऊंगी। अब शिवानी घाट की आत्माएं पीछे हट रही थीं, लेकिन उनका गुस्सा अब भी हवा में तैर रहा था। चारों ओर एक अजीब सी जलन भरी गंध भर चुकी थी, जैसे किसी ने चिता की अधजली राख को हवा में बिखेर दिया हो। ट्रक की हेडलाइट्स आत्माओं पर पड़तीं तो वो तुरंत पीछे हट जातीं, जैसे रोशनी उन्हें जला रही हो। लेकिन जैसे ही हेडलाइट किनारे मुड़ती, वो फिर सरकते हुए पास आ जातीं। सरदार जी, जिनकी उम्र लगभग 50 के करीब होगी, कड़े हौसले वाले लग रहे थे। उनके हाथ में एक भारी लोहे की रॉड थी, मगर ये कोई साधारण रॉड नहीं थी। उस पर कुछ पुराने मंत्र उकेरे गए थे, जो हल्की रोशनी में चमक रहे थे। उन्होंने पास पड़े अमित को खींचा और जोर से चिल्लाए, बेटा, अगर जिंदा रहना है तो एक शब्द भी मत बोलना, और मेरी आंखों में देखना भी मत। अमित दर्द से कराहता हुआ बमुश्किल उठ पाया। उसके शरीर पर जलन अब भी थी, लेकिन सरदार जी के हाथ का स्पर्श किसी ढाल जैसा लग रहा था, गर्म लेकिन सुरक्षित। आप कौन हैं? अमित ने कांपते हुए पूछा। सरदार जी ने बिना पीछे देखे जवाब दिया, वो मत पूछ कि मैं कौन हूं, ये पूछ कि ये औरतें कौन हैं और क्यों तुझे घेर लिया है। फिर उन्होंने रॉड से जमीन पर एक गोला खींचा और अमित को उसके अंदर बिठाया। इस घेरे से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। अमित अब घुटनों के बल बैठा कांप रहा था। उसने देखा, घाट की आत्माएं अब गोल घेरे के बाहर मंडरा रही थीं। उनकी आंखों में आग थी, होठों पर पिघला खून और चेहरों पर अधूरी विदाई का गुस्सा। तभी एक आत्मा, वही पहली औरत, जोर से चीखी, ये लोहे की रेखा हमें कब तक रोकेगी? जिसने हमें नहीं जलाया, आज हम उसे जलाएंगे। सरदार जी की आंखों में अब गुस्से की चमक थी। उन्होंने जोर से एक मंत्र बोला, ओम अग्निने शुद्धयामी स्वाहा, और उसी पल उन्होंने अपनी लोहे की लॉड को जमीन पर पटका और उस गोले के चारों ओर एक अग्नि की रेखा जल उठी। आत्माएं एक झटके से पीछे हट गईं, चीखने लगीं, लेकिन वो जा नहीं रही थीं, बस छिप गई थीं, अंधेरे में, पेड़ों के पीछे। शिकार अभी जिंदा था। अमित ने थरथराती आवाज में पूछा, ये सब कौन है और आप कैसे जानते हैं इनके बारे में? सरदार जी ने गहरी सांस लेकर बोला, मैं पहले भी एक बार इस घाट से गुजरा था। अकेला नहीं था, मेरी बीवी थी साथ में। एक लंबा सन्नाटा। पर जब मैं लौटकर आया, मैं अकेला था। सरदार जी की आंखों में अतीत की एक स्याह परछाई तैर रही थी। अमित अब आग के घेरे में सुरक्षित था, पर सरदार जी घाट की तरफ पीठ किए खड़े थे, जैसे उन्हें डर हो कि अगर वो एक बार भी पीछे मुड़े तो अतीत के भूत फिर से जीवित हो जाएंगे। मैं और मेरी बीवी जसबीर उस दिन एक शादी से लौट रहे थे। उन्होंने कहना शुरू किया, आवाज धीमी पर कांपती हुई। शिवानी घाट के पास हमारी गाड़ी खराब हो गई। अंधेरा था, मोबाइल नेटवर्क नहीं आ रहा था। तभी मेरी बीवी को वहां कुछ जलता हुआ दिखा, जैसे कोई चिता जल रही हो। उसे लगा कि शायद कोई परिवार अंतिम संस्कार कर रहा हो। वो आगे बढ़ गई, देखने, मदद करने, और मैं गाड़ी ठीक करने में लगा रहा। सरदार जी की आवाज अब टूटने लगी थी, पर जब मैंने सर उठाया तो मेरी बीवी बस जल रही थी, बिना आग के। उसके आसपास कोई नहीं था। उसके चीखने की आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। अमित अवाक रह दिया। पुलिस ने कहा शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी, पर वहां कोई वायर था ही नहीं। मैंने महीनों उस जगह की छानबीन की, तब जाकर पता चला कि शिवानी घाट की आत्माएं अब इंसानों से विधि की मांग करती हैं। मतलब? सरदार जी बोले, हर वो औरत जो इस घाट में बिना अंतिम संस्कार, बिना विदाई, बिना सम्मान के जलाई गई, वो अधूरी आत्मा बन गई। उनकी आत्माएं तब तक भटकती हैं जब तक कोई उन्हें पूरा संस्कार नहीं देता। लेकिन अगर कोई अनजाने में उनसे नजर मिला ले तो वो उसे अपना निमित्त मान लेती हैं। और फिर
सरदार जी ने लोहे की रॉड को जमीन में गाड़ते हुए कहा। फिर वो इंसान उनकी अधूरी विदाई का माध्यम बनता है, अपनी जान देकर। अमित कांप गया। मतलब उन्होंने मुझे चुन लिया? हाँ, पर अभी देर नहीं हुई। एक ही उपाय है, तुझे खुद उन्हें मुक्ति देनी होगी, लेकिन उसके लिए तुझे उसी घाट पर जाना होगा जहां उन्होंने दम तोड़ा। उसी अग्नि को फिर जलाना होगा, पर इस बार सही विधि से। अमित चौंका। क्या, फिर से वहां जाना? हाँ, सरदार जी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मुक्ति तुझे ही देनी होगी, वरना हर रात वो तुझे पुकारेंगी, और अगली बार मैं भी शायद वक्त पर ना पहुंच सकूं। अमित ने हिम्मत बटोरी, फिर धीमे से पूछा, और अगर मैं मना कर दूं तो? सरदार जी ने जवाब दिया, तो अगली सुबह तेरा शरीर इसी घाट पर अधजली हालत में मिलेगा, और तेरी आत्मा उसी कतार में खड़ी होगी जो आज तुझे घेरे हुए थी। अमित के सामने दो ही रास्ते थे, या तो भाग जाए और हर रात डरते हुए जिए, या फिर उस अंधेरे घाट पर लौटकर उन आत्माओं को मुक्ति दे। उसने सरदार जी की ओर देखा। उनकी आंखों में कोई लालच नहीं था, कोई रहस्य नहीं, सिर्फ अनुभव और एक अधूरे कर्म की आग। मैं चलने को तैयार हूं। अमित की आवाज भले ही कांप रही थी, लेकिन आंखों में दृढ़ता थी। सरदार जी ने हल्का सिर हिलाया। ठीक है, मगर एक बात याद रखना, घाट की जमीन पर कदम रखने से पहले मन से डर निकाल दे, क्योंकि डर से जो आत्मा भटकी है वो डर को ही पहचानती है। वे दोनों एक छोटी पगडंडी से होते हुए घाट की ओर बढ़े। रास्ता और भी स्याह हो चुका था। चंद्रमा बादलों में छुप गया था। हर झाड़ी, हर सूखा पेड़ जैसे किसी की नजरें लिए खड़ा हो। आपके पास ये रॉड क्यों है, और इस पर क्या लिखा है? अमित ने पूछा। सरदार जी बोले, ये रॉड पीढ़ियों से हमारे घर में है। ये लोहे का नहीं, पीतल और तांबे से बना है, जिस पर मुक्ति मंत्र उकेरे गए हैं। ये आत्माओं को पास नहीं आने देता, मगर सिर्फ तब तक जब तक इंसान का मन स्थिर हो। अगर तू डर गया तो ये भी बेकार हो जाएगा। अब वो घाट के बिल्कुल पास थे। हवा में राख की गंध और भी तेज हो गई थी। अब ध्यान से सुन, सरदार जी ने कहा। घाट के बीच में एक पुराना चबूतरा है, जहां वो स्त्री जो सबसे पहले तुझसे मिली, उसने आत्मदाह किया था। तुझे वहीं अग्नि जलानी है, साथ ही ये चावल और तिल उनके नाम पर अर्पित करने हैं। और ये, उन्होंने एक छोटा दीपक अमित को दिया। ये ज्योति अंतिम शांति का प्रतीक है। इसे बुझने मत देना, चाहे कुछ भी हो जाए। अमित की हथेलियां कांप रही थीं, लेकिन उसने दीपक थामा और घाट पर आगे बढ़ा। चारों ओर सन्नाटा, मगर अंदर एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे अतीत की चीखें जमीन के नीचे गूंज रही हों। अमित ने चबूतरे पर दीपक रखा, अग्नि जलाने के लिए लकड़ियां सजाईं, चावल तिल अर्पित किए, और आंखें बंद करके वही मुक्ति मंत्र दोहराने लगा जो सरदार जी ने सिखाया था। ओम क्रिया मुक्ताय स्वाहा। पर जैसे ही उसने मंत्र का तीसरा उच्चारण किया, एक झटका, हवा बंद, दीपक की लौ कांपने लगी और फिर बुझ गई। घाट की परछाइयां हिरने लगीं, और वो स्त्री, वही जली हुई आत्मा फिर सामने आ गई। उसकी आंखें जल रही थीं, गुस्से से भरी, जैसे वो कह रही हो, ये आग बहुत देर से जली है अब। दीपक बुझते ही वातावरण जैसे ठहर गया। अमित के चारों ओर घुप अंधेरा, लेकिन उस अंधेरे में भी कुछ हिलता डुलता महसूस हो रहा था, जैसे कोई साया जमीन से उठ रहा हो, कोई ऐसा जो बहुत समय से दबा हुआ था पर अब जाग गया। और तभी वो स्त्री सामने आ खड़ी हुई। जली हुई देह, अधजले बाल, एक आंख बाहर की ओर झुकी हुई, और होंठों के कोनों से टपकता राख जैसा काला खून। उसकी मौजूदगी ने हवा को भारी कर दिया। अमित की सांसें अटक गईं। वो एक ही शब्द दोहराती रही, मुक्ति, मुक्ति, मुक्ति। लेकिन उसकी आवाज दर्द में डूबी नहीं थी, वो आदेश था, गुस्से में डूबी मांग। अमित कांपते हुए हाथ से अग्नि जलाने की कोशिश करने लगा। माचिस की डिब्बी बार बार फिसल रही थी, लकड़ियां भीगी हुई लग रही थीं। पीछे से सरदार जी की आवाज आई, हिम्मत न हार, आग लौटा, वरना तू भी अग्नि बन जाएगा। अमित ने पूरी ताकत से एक बार फिर माचिस जलाई, और इस बार लकड़ियों में हल्की सी चिंगारी आई। पर तभी उस स्त्री ने चीख मारी, इतनी तेज के घाट के पेड़ हिल उठे। उसकी चीख के साथ ही घाट की अन्य आत्माएं भी बाहर निकल आईं। सबके चेहरे अलग अलग दर्द के निशान लिए, सबके कपड़े अध जले, सबकी आंखें गुस्से से भरी। अमित अब बिल्कुल अकेला नहीं था। वो मृत्यु के मैदान में खड़ा था, और हर और मौत उसे घूर रही थी। पर उसने हार नहीं मानी। उसने वो चावल और तिल स्त्री की ओर उछालते हुए जोर से पुकारा, मैं तुम्हें वो सम्मान देता हूं जो दुनिया ने नहीं दिया। मैं तुम्हारी आत्मा को मुक्त करता हूं। मुझे क्षमा करो मां। अग्नि भड़क उठी,
जैसे ही उसकी लौ ऊंची हुई, आत्माओं की चीखें और तेज हो गईं। वो पीछे हटने लगीं, मगर उस स्त्री की आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बस एक शून्य, एक मौन और फिर एक आंसू। उसने धीरे से हाथ फैलाए और जैसे हवा में घुल गई। बाकी आत्माएं भी एक एक करके उसी अग्नि में समा गईं। न चिल्लाहट, न प्रतिरोध, सिर्फ शांति। कुछ ही पलों में घाट फिर से शांत था। अमित अकेला खड़ा था, आंखें भर आई थीं। सरदार जी पास आए, मुस्कुराए और बोले, तूने वो कर दिखाया जो बहुतों ने नहीं किया। तुझमें डर नहीं, श्रद्धा थी। अमित की आंखों से बहते आंसू में अब राहत थी। वो स्त्री जो कभी एक श्राप बन चुकी थी, आज मोक्ष पा चुकी थी। घाट की हवाओं में अब एक नई शांति थी, जैसे कोई वर्षों पुराना अपराध अब क्षमा हो गया हो। जिस स्थान पर चीखें गूंजती थीं, वहां पत्तों की सरसराहट और मंद हवा की सिसकियां थीं। शोक नहीं, शांति। अमित अब भी चबूतरे पर बैठा था। उसके चेहरे पर थकावट थी, लेकिन आंखों में एक चमक थी, जीवित लौटने की और कुछ सही कर पाने की। सरदार जी ने उसकी पीठ थपथपाई। जिसे तूने मुक्त किया वो तेरा कर्ज नहीं था, फिर भी तूने उसे निभाया। आत्माएं अक्सर उन्हें ही चुनती हैं जिनमें करुणा होती है, और तू वैसा ही इंसान है। अमित ने पूछा, क्या अब सब खत्म हो गया? सरदार जी मुस्कुराए। उनके लिए हाँ, तेरे लिए नहीं। अमित चौंका। मतलब? सरदार जी बोले, अब तू देख सकता है। एक बार जब किसी आत्मा से साक्षात्कार हो जाता है तो मनुष्य और आत्माओं के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। वो तुझे पहचानते हैं और कुछ तेरी मदद मांग सकते हैं, कुछ तुझसे बदला। अमित की आंखें चौड़ी हो गईं। तो अब मैं सामान्य जीवन नहीं जी पाऊंगा? सरदार जी ने गंभीरता से कहा, सामान्य नहीं, पर सार्थक जरूर। अब तो चुन सकता है, भागकर सब भूल जाना या उनके लिए काम करना जो अब सिर्फ कहानियों में बचे हैं। अमित चुप रहा। गंगा घाट की लहरें अब शांत बह रही थीं। चिता की राख बह चुकी थी। चंद्रमा फिर से बादलों से निकलकर ऊपर चमक रहा था। उस स्त्री की छाया जो पिछली रात बाइक पर बैठी थी, अब सिर झुकाए दूर से जाती दिखी, बिना डराए, बिना बोले। उसने मुड़कर देखा। अमित के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उसने सिर झुकाया और हवा में लुप्त हो गई। अमित ने मन ही मन कहा, मैंने तुम्हें देखा, अब मैं औरों को नजरअंदाज नहीं करूंगा। शिवानी घाट की घटना के बाद अमित की जिंदगी जैसे एक अजीब मोड़ पर आ गई थी। शरीर स्वस्थ था, मगर मन अब स्थिर नहीं रह पा रहा था। रात को नींद आती, पर आंख खुलती तो कोई साया दीवार पर नजर आता। दिन में आवाजें सुनाई देती जो कोई और नहीं सुन पाता। वो जान चुका था, उसने सिर्फ एक आत्मा को नहीं मुक्त किया, बल्कि आत्माओं की दुनिया में अपने लिए एक दरवाजा खोल दिया है। अमित पुणे लौट आया था। काम फिर से शुरू किया। जिंदगी पटरी पर लौटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ तो था। हर ऑर्डर डिलीवरी के समय, हर गली, हर मोड़ पर कोई निगाह उसे देखती महसूस होती। एक रात लगभग 2 बजे उसने एक ऑर्डर डिलीवर करने के बाद जैसे ही फोन निकाला, देखा उसके मैप पर एक नया लोकेशन पिन अपने आप जुड़ गया था। नाम था विलासपुर मिल कॉम्प्लेक्स, अबैंडन्ड, और नीचे एक लाइन, हम तुम्हें देख सकते हैं। अमित चौंक गया। फोन को रीस्टार्ट किया, इंटरनेट बंद किया, लेकिन लोकेशन गायब नहीं हुई। दूसरे दिन उसने उस जगह के बारे में गूगल किया। खबरें मिली। 2015 में बंद हुआ था विलासपुर मिल। आग लगने से 13 मजदूर मारे गए थे। कुछ शव आज तक नहीं मिले। तब से मिल पर ताले हैं, लेकिन रात में चिमनी से धुआं उठता दिखता है, बिना किसी चूल्हे के। अमित की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो समझ गया, अब उसका रास्ता खत्म नहीं, बल्कि शुरू हुआ है। अमित ने सरदार जी को कॉल किया। सरदार जी बोले, अगर उस मिल का लोकेशन खुद तुझे बुला रहा है, तो समझ ले, वहां कुछ है जो तुझसे जुड़ चुका है। जाना पड़ेगा? अमित ने पूछा। तू चाहे तो मना कर सकता है बेटा, पर याद रख, हर असहाय आत्मा जिसे मुक्ति नहीं मिली, वो अब तुझे अपना समझती है।
और अगर तू ना गया तो शायद अगली बार वो खुद तुझ तक आ जाए। अमित ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और तय किया, इस बार डर कर नहीं, तैयार होकर जाऊंगा। अमित ने तय कर लिया था, अब डर से पीछे नहीं हटेगा। वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि उन आत्माओं के लिए खड़ा होगा जो वर्षों से मदद की आस में घुप अंधेरे में सड़ रही थीं। अगली रात ठीक 11:45 पर अमित अपनी बाइक लेकर विलासपुर मिल कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ा। पूरा रास्ता सुनसान था, ना कोई वाहन ना कोई इंसान। और जैसे ही वो मिल के गेट के पास पहुंचा, एक सिहरन उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। मिल का लोहे का गेट जंग खाया हुआ था, लेकिन खुला था, थोड़ा सा, जैसे किसी ने उसका इंतजार कर रखा हो। अमित ने फोन की फ्लैशलाइट जलाई और अंदर कदम रखा। मिल का भीतर का दृश्य भयानक था। दीवारों पर काली छाया जैसी परत, जगह जगह अध जले कपड़े और टूटे औजार। एक कोना ऐसा भी था जहां राख की गंध अब तक ताजी महसूस हो रही थी, जैसे आग अभी कल ही बुझी हो। तभी कहीं पीछे से हल्की सी खड़खड़ाहट हुई। अमित पलटा, कुछ नहीं था, लेकिन अब दीवार पर कुछ लिखा दिखाई दे रहा था जो पहले नहीं था। साफ अक्षरों में उभरा था, हम अब भी यहीं हैं। अमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीमे कदमों से आगे बढ़ना शुरू किया। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे फर्श के नीचे कोई उसकी चाल की नकल कर रहा हो। मिल का एक पुराना बॉयलर रूम अब उसके सामने था। वहीं सबसे ज्यादा लोग मरे थे, यही खबरों में लिखा था। अमित ने जैसे ही दरवाजा खोला, एक साथ बहुत सी फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। बचाओ, हमें बंद कर दिया, हमें जला दिया गया, हम भूख से मरे। अमित कांप उठा, लेकिन तभी रॉड जो सरदार जी ने उसे दी थी, उसका सिरा अचानक गर्म होने लगा और उस रॉड से हल्की सी रोशनी निकली जो धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगी। उस रोशनी में अचानक कुछ आकृतियां स्पष्ट हुईं। 13 परछाइयां, सबके चेहरे अध जले, आंखें सूनी और शरीर राख से ढके। वो सभी अमित को घूर रहे थे, पर उनमें डराने की नहीं, कुछ कहने की कोशिश थी। एक परछाई जो शायद नेता थी, आगे बढ़ी और फुसफुसाई, हमें भीतर बंद कर दिया गया था और बाहर से ताले लगा दिए गए थे। हम बाहर नहीं निकल पाए, हम वहीं जल गए, लेकिन हमारी आत्माएं उसी ताले में कैद रह गईं। वो ताला आज भी वहीं है। अमित ने पूछा, तुम्हें मुक्त कैसे किया जा सकता है? जवाब आया, जिसने हमें जलाया उसका नाम जानो और उस ताले को उसी के नाम से तोड़ो। नाम हमारे खून से लिखा था दीवार पर, वो अब भी है। अमित ने जैसे ही दीवार पर टॉर्च मारी, एक कोने में राख की परत हटने लगी और वहां उभरा एक नाम, राकेश व्यास। अमित अब समझ चुका था, ये केवल आत्माओं को शांत करने का काम नहीं है, अब ये एक हत्या का पर्दाफाश भी बन चुका है। वो अब सिर्फ एक देखने वाला नहीं, इंसाफ दिलाने वाला भी बन रहा था। अमित उस रात को शायद कभी नहीं भूल पाएगा। 13 अधजली आत्माएं, एक घना सन्नाटा और वो नाम, राकेश व्यास, जो अब सिर्फ एक नाम नहीं, 13 हत्याओं की चाबी बन चुका था। अमित के हाथ कांप रहे थे, लेकिन मन दृढ़ हो गया था। सुबह होते ही वो पुणे लौट आया। फोन में फिर से मिल की तस्वीरें देखीं, उन आत्माओं के शब्दों को दोहराया, जिसने हमें जलाया उसका नाम जानो और उस ताले को उसी के नाम से तोड़ो। उसने लैपटॉप खोला और खोज शुरू की, राकेश व्यास प्लस विलासपुर मिल। कुछ देर में एक पुरानी न्यूज़ वेबसाइट खुली। एक धुंधली सी हेडलाइन, विलासपुर मिल आगकांड, मजदूरों की मौत के बाद मिल का मालिक फरार। नीचे नाम था, राकेश व्यास, चेयरमैन, व्यास इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अमित ने गहराई से रिपोर्ट पढ़ी। 2015 में मिल में सुरक्षा की भारी अनदेखी हुई थी। मजदूरों की हड़ताल चल रही थी। एक रात बॉयलर सेक्शन में अचानक आग लगी। 13 मजदूर वहीं फंसे रह गए और जिंदा जल गए। मालिक राकेश व्यास पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चला, पर वो जमानत पर छूट गया और फिर लापता हो गया। अमित का गुस्सा अब आक्रोश बन चुका था। वो सोच रहा था, जिसने जिंदा लोगों को मार डाला वो आज भी आजाद है
और मरे हुए आज भी उस मिल में कैद हैं। अमित ने साइबर क्राइम रिपोर्ट और पुरानी कंपनी दस्तावेजों से पता लगाया। राकेश व्यास की आखिरी लोकेशन थी उज्जैन के पास एक फार्म हाउस। अमित ने बिना किसी को बताए बैग पैक किया, सिर्फ सरदार जी को मैसेज किया, मैं उसे ढूंढने निकला हूं। उसकी सजा सिर्फ कानून नहीं, आत्माओं की मुक्ति है। रास्ते भर उसे उन आत्माओं की चीखें याद आती रहीं, उनकी आंखें, उनका दर्द। और फिर उज्जैन पहुंचते ही उसने फार्म हाउस की तस्वीर इंटरनेट से ली और आसपास के ऑटो वालों से पूछना शुरू किया। एक बुजुर्ग ऑटो वाले ने धीरे से कहा, हाँ, वो बंगला पीछे जंगल के पास है, लेकिन वहां कोई आता जाता नहीं। लोग कहते हैं वहां रात में अजीब रोशनी दिखती है। अमित का शक अब यकीन में बदल गया था। वो समझ गया, अब वो सिर्फ एक हत्यारा नहीं, बल्कि एक जीवित प्रेत बन चुका है, जो अपने अपराध की सजा भुगत रहा है। अमित ने जेब से वो लोहे की रॉड निकाली और कहा, तेरे नाम से एक ताला आज भी बंद है और 13 आत्माएं आज भी जल रही हैं। तुझे चलना होगा उनके सामने। राकेश चिल्लाया, नहीं नहीं, वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अमित ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने हाथ पकड़कर उसे उठाया और तय किया, अब अगली रात दोनों विलासपुर में लौटेंगे, जहां अंतिम निर्णय होगा। अमित की बाइक अब फिर एक बार उसी सुनसान रास्ते पर थी। पीछे बैठा था वो इंसान जिसने 13 मजदूरों को जिंदा जलाकर मरने दिया था, राकेश व्यास। लेकिन अब वो कोई ताकतवर उद्योगपति नहीं था। वो कांपता हुआ एक डरा हुआ प्रेत मानव था, जिसे उसका अपना अपराध अब रोज जीने नहीं देता। रात के 11:30 बजे अमित और राकेश विलासपुर मिल के उस गेट के सामने खड़े थे, जहां अब भी ताले लटके थे, और चारों तरफ वही सन्नाटा जो किसी तूफान से पहले आता है। अमित ने देखा, जैसे ही वे दोनों पास पहुंचे, ताला खुद ब खुद चमकने लगा, जैसे उस नाम की पहचान हो गई हो। राकेश कांपते हुए पीछे हटना चाहता था, मगर अमित ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। अब भाग नहीं सकते राकेश, जिनके जीवन को तूने आग में झोंका, अब वही तुझसे जवाब मांगने वाले हैं। अमित ने लोहे की रॉड को ताले के पास लाकर कहा, नाम लेकर बोलो, मैं दोषी हूं। राकेश ने चीखते हुए कहा, मैं राकेश व्यास दोषी हूं। तुरंत ही ताला जोर की आवाज से टूटा और भीतर से एक गर्म हवा का झोंका निकला, जिसके साथ ही सारी मिल कांप उठी। अमित और राकेश अब बॉयलर रूम के सामने थे। वही पुराना कोना, वही राख, वही सड़ी हुई ईंटें, और उसी राख में से धीरे धीरे उठने लगी 13 परछाइयां। वे सब सामने खड़ी थी, जैसे इस पल की प्रतीक्षा बरसों से कर रही हूं। उनमें से एक ने कहा, हमारा हत्यारा आज हमारे सामने है। दूसरे ने फुसफुसाया, हमें जवाब चाहिए। तीसरा बोला, सजा चाहिए। राकेश जमीन पर गिर पड़ा, रोते हुए बोला, माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं। पर आत्माएं चीख उठी, झूठ, तूने दरवाजे बंद करवाए थे, हमें अंदर जिंदा जलाया गया था। मिल की दीवारें अब थरथराने लगी थी। बिजली की जैसी चमक, राख की गंध और फुसफुसाहटों से हवा गूंजने लगी। अमित चुपचाप खड़ा रहा। उसका काम था उन्हें सामने लाना। फैसला अब उन्हीं आत्माओं का था। एक आत्मा आगे आई, सबसे कम उम्र की, शायद 19-20 की होगी। उसने कहा, हमें बदला नहीं, न्याय चाहिए। उसकी आत्मा इस धरती पर तब तक भटके जब तक उसका पाप सबके सामने न आ जाए। बाकियों ने सहमति में सिर हिलाया। फिर वो आत्मा अमित की ओर मुड़ी और बोली, तू अब सिर्फ एक गवाह नहीं, तू हमारा दूत है। ले जा इसे और दुनिया को बता क्या हुआ था विलासपुर मिल में, ताकि फिर कोई जिंदा न जले। अचानक ही एक तीव्र रोशनी फूटी, एक झटका हुआ, अमित की आंखें बंद हो गई। जब वो जागा, वो मिल के बाहर था। राकेश उसके पास बेसुध पड़ा था, और पहली बार विलासपुर मिल के चारों तरफ एक सन्नाटा नहीं, बल्कि शांति का एहसास था। गेट अब पूरी तरह खुला था। आसमान में हल्की सी रोशनी थी, जैसे किसी की मुक्ति हो गई हो। अमित ने अपने फोन से मिल की तस्वीरें ली, फिर राकेश को कंधे पर लाद कर बाहर लाया। इस बार वो मीडिया के पास गया, FIR दोबारा खुलवाई। विलासपुर मिल अग्निकांड की फाइलें फिर से खोली गई, और हफ्तों बाद ब्रेकिंग न्यूज, 2015 का भयानक औद्योगिक हत्याकांड, मुख्य आरोपी राकेश व्यास गिरफ्तार। अमित ने समझा था कि काम पूरा हो गया है। राकेश व्यास अब सलाखों के पीछे था। मीडिया और पुलिस सब कुछ जान चुकी थी, और आत्माएं, उन्हें आखिरकार मुक्ति मिल गई होगी। लेकिन असल में कहानी यही खत्म नहीं हुई थी।
रात को 2:11 अमित अपने कमरे में था। अचानक उसका फोन बजा। कोई नंबर नहीं था, अननोन। उसने कॉल उठाया, दूसरी तरफ एक धीमी सी फुसफुसाहट थी। मुक्ति पूरी नहीं हुई, अभी कोई बाकी है। अमित घबरा गया। कौन, किसकी बात कर रहे हो? आवाज फिर आई। जो आग में नहीं मरा, जिसने दरवाजे बंद किए थे, वो आज भी जिंदा है। अमित जैसे बर्फ में जम गया। मतलब राकेश व्यास अकेला नहीं था। अगली सुबह अमित ने फिर से पुराने दस्तावेज खंगालने शुरू किए। मिल का लॉगबुक, सीसीटीवी रिकॉर्ड्स, पेरोल लिस्ट। और तभी एक नाम उभरा। संदीप रावल, सुरक्षा प्रमुख। रिपोर्ट्स में लिखा था 13 मजदूरों की चीखें सुनकर बाहर वाले मजदूर गेट खोलना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा प्रमुख संदीप रावल ने गेट लॉक करवा दिया था। आदेश था ऊपर से। पर उस पर कोई केस नहीं चला, कोई सबूत नहीं, कोई बयान नहीं। अमित के रोंगटे खड़े हो गए। तो एक और गुनहगार जिंदा है, जिसने अपने हाथों से 13 लोगों को मौत में ढकेला और आज भी आजाद है। अमित ने सोशल मीडिया और लोकल न्यूज में खोज की। संदीप रावल अब एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी में डायरेक्टर था और उसका ऑफिस था नासिक में एक हाई राइज बिल्डिंग में। अमित ने फैसला कर लिया, जिन्होंने मरकर भी माफ नहीं किया, वो मुझे फिर बुला रहे हैं और ये अधूरी मुक्ति अब पूरी करनी ही होगी। रात के 10 बजे नासिक। अमित बिल्डिंग के बाहर खड़ा था, एक छोटे कैमरे के साथ। फ्लैट नंबर 1703, रावल सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, एग्जीक्यूटिव लाउंज। वो लिफ्ट में चढ़ा। हर मंजिल के साथ उसकी सांसें तेज होती गई। जब वो पहुंचा, दरवाजा खुला। सामने एक 60-65 साल का व्यक्ति, साफ सुथरे कपड़े मगर आंखों में एक छुपा हुआ डर। अमित ने पूछा, आप संदीप रावल हैं? वो चौंका। तुम कौन हो? अमित ने मोबाइल से एक फोटो दिखाई। विलासपुर मिल में जली हुई दीवारें और 13 परछाइयां। संदीप के चेहरे से सारा रंग उड़ गया। कौन हो तुम? ये कहाँ से लाई ये फोटो? अमित ने गंभीरता से कहा, वो तुम्हें बुला रहे हैं। तुम्हारे बिना उनकी आत्माएं मुक्त नहीं हो सकती। चलो, अब बहुत दिन हो गए हैं। संदीप घबराकर दरवाजा बंद करने दौड़ा, लेकिन तभी लाइट झपकने लगी। कमरे में राख की गंध फैलने लगी। फुसफुसाहटें। वो आया है जो दरवाजा बंद करता था। हम अब और नहीं जल सकते। संदीप जमीन पर गिर पड़ा, कानों को बंद करते हुए चिल्लाया, माफ कर दो, मैं मजबूरी में, मैंने जानबूझकर नहीं। लेकिन आत्माएं अब आदेश नहीं सुन रही थी। अमित ने आंखें बंद की। उसने देखा 13 परछाइयां संदीप को घेर रही थी। एक आत्मा बोली, हमें आग में ढकेलने वाला अब उसी आग से न्याय पाएगा। कमरा तेज गर्मी से कांपने लगा, खिड़कियां चटकने लगी और एक तेज चीख, फिर सब शांत। जब अमित ने आंखें खोली, कमरा खाली था। संदीप रावल गायब। केवल एक चीज बची थी, एक जली हुई चप्पल और राख की एक लकीर जो बालकनी की ओर जाती थी। अमित ने मोबाइल से अंतिम तस्वीर ली, उस राख की लकीर की, और फोन की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया, 13 आत्माएं मुक्त हुईं, धन्यवाद दूत। अमित ने सोचा था काम अब पूरा हो गया है। 13 आत्माएं मुक्त हो चुकी थी। दोनों दोषियों राकेश व्यास और संदीप रावल को आत्माओं ने न्याय के दरवाजे तक पहुंचा दिया था। लेकिन कहानी अब भी अधूरी थी। रात को 3 बजे अमित के कमरे में मोबाइल स्क्रीन अपने आप जल उठी। उस पर एक पुरानी सी तस्वीर थी, उस रात की जब उसने पहली बार ब्रिज पर उस औरत को लिफ्ट दी थी, और एक संदेश उभरा, अब बारी तुम्हारी है। अमित की रूह कांप गई। मेरी? लेकिन मैंने तो सिर्फ मदद की थी, मैं तो बस माध्यम था। फिर उसी पल कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा के साथ वही राख की गंध, और दीवार पर खुद ब खुद एक शब्द उभरा, कुर्बानी। अमित बुरी तरह डर गया। उसने जोर से कहा, मैंने किसी को मारा नहीं, ना गेट बंद किया, ना किसी को जलाया, मैंने तो सिर्फ आत्माओं की मदद की। लेकिन कमरे की घड़ी ने जैसे जवाब दिया, टिक टिक टिक। हर टिक के साथ कमरे की दीवारें बदलने लगी। अब वो अपने घर में नहीं था। अमित खुद को फिर से विलासपुर मिल के बॉयलर रूम में खड़ा पाता है। चारों तरफ वही परछाइयां, लेकिन अब वे उसे देखकर चुप नहीं थीं। वे फुसफुसा रही थी, चीख रही थी, तू आया था देखने, लेकिन तूने दरवाजा नहीं खोला। अमित कांपते हुए पीछे हटा। नहीं, मैं तो बस दूर से गुजरा था उस रात, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं डर गया था। एक आत्मा जोर से चीखी, हमें मरता देख के तूने मुंह फेर लिया, तेरी चुप्पी भी हमारी मौत में शामिल थी। अमित को वो रात याद आई। वो सचमुच 2015 में वहीं से बाइक से निकला था। चीखें सुनी थी, धुआं देखा था, लेकिन उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी थी क्योंकि उसे डर लगा था। क्या आत्माएं अब उसे भी दोषी मानती हैं? एक आत्मा सामने आई, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
हमारे लिए आवाज उठा देता, हमें मीडिया तक पहुंचा देता, एक पोस्ट ही कर देता, तो शायद हमें इंसाफ जल्दी मिल जाता। अमित अब फूट फूट कर रोने लगा। माफ कर दो, मुझसे गलती हुई। मुझे नहीं पता था कि मेरी चुप्पी किसी की मौत का हिस्सा बन जाएगी। एकाएक कमरे में एक सफेद रोशनी फैल गई। एक नई आवाज आई, वही लड़की जो सबसे पहले उसकी बाइक पर बैठी थी। हमने तुझे चुना क्योंकि तू डरपोक नहीं था। अब समय है एक आखिरी कदम उठाने का। अगले दृश्य में अमित एक सार्वजनिक मंच पर खड़ा था। मीडिया, अफसर, मजदूर यूनियन सभी मौजूद थे। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में था जिसे लाइव दिखाया जा रहा था। अमित ने कांपते हाथों से माइक उठाया। मेरा नाम अमित है। मैं 2015 की उस रात वहां से गुजरा था। मैंने कुछ नहीं किया और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। आज मैं सबके सामने स्वीकार करता हूं, चुप रहना भी अपराध होता है। उसकी आवाज टीवी चैनलों पर गूंज रही थी। देश भर में मजदूरों ने उसे सुना। बिलासपुर मिल के पास फिर एक स्मारक बना जिसमें लिखा गया, यहां 13 मजदूरों की चीखें थी और एक चुप्पी। रात को उसी स्मारक के पास अमित बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी। अचानक एक रोशनी उभरी और आत्माओं की फुसफुसाहट आई। अब हमारी मुक्ति पूरी हुई। अब तू भी मुक्त है। अमित ने आंखें बंद की और पहली बार उसे लगा वो सच में हल्का हो गया है। मुक्ति पूरी हुई। आत्माओं की वो अंतिम फुसफुसाहट अब शांत हो चुकी थी। अमित को लगा कहानी खत्म हो गई है, पर वो नहीं जानता था कुछ कहानियां 2 जन्मों में पूरी होती हैं। 3 दिन बाद नासिक। अमित ने अपने काम पर वापसी कर ली थी। सब कुछ सामान्य लगने लगा था, पर एक अजीब चीज हो रही थी। वो बार बार एक ही सपना देख रहा था। एक पुराना कुआं, कुएं के भीतर घुटन और वहां से एक लड़की की चीखें, अमरेश बचाओ, अमरेश। अमित चौंक जाता। वो नाम उसका नहीं था। अमित ने सोशल मीडिया और लोकल न्यूज में खोज की। संदीप रावल अब एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी में डायरेक्टर था और उसका ऑफिस था नासिक में एक हाई राइज बिल्डिंग में।